फ्रेंड्स चलते हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स की एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, समझने की कोशिश करते जाएंगे और जिन क्वेश्चंस को हम डिटेल में देख चुके हैं उनका जस्ट आंसर देखेंगे और जहाँ पे डिटेल एलेबोरेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम डिटेल्स भी देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स की एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले MCQs हैं और इन MCQs को देखते हैं। आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चन से गो थ्रू हो साथ साथ, और हम फिर बाज़ क्वेश्चंस को तेज़ी से भी देखना पड़ता है जिनको हम पहले डिटेल में देख चुके हैं। तो सबसे पहले MCQs हैं। पहला MCQ कहता है कि एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज। ये बड़ा इसका इजी आंसर होना चाहिए अब इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद, और वो ये है ऑप्शन सी कि दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करने के साथ एटम जो है स्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर MCQ नंबर 2 है, कहता है कि एन एलिमेंट विद 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल shall attain noble gas configuration by gaining 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यानी कि डबल बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरी स्पीशी के साथ। और ऑक्सीजन इसकी एक आइडियल एग्जांपल है। जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको देखेंगे, ऑक्सीजन जो है O2, एटॉमिक नंबर इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं अपना p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन्स से कंप्लीट करने के लिए। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स बेसिकली एक दूसरे के करीब आते हैं। पहले सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन शेयर करेगी, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के नतीजे में इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो 8 इलेक्ट्रॉन से। तो फिर क्या करती हैं, ये एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेती हैं, मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, और इस तरह से अब ये 4 5 6 7 8, तो इस तरह से अब इनके वैलेंस शेल में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो डबल बॉन्ड जो फॉर्म करता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, यहाँ पे इस केमिस्ट्री को हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड इसलिए फॉर्म करना पड़ता है क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स दरकार हैं वो सिंगल बॉन्ड से पूरे नहीं होंगे। तो यहाँ आप देख लें, इस केस में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के केस में डबल बॉन्ड फॉर्म करना ज़रूरी है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं अपना वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करने के लिए। तो ये है इसके पीछे साइंस और लॉजिक। MCQ नंबर 3 कहता है विच एटम विद एटॉमिक नंबर विल बी मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। 3 ऑप्शंस दी हैं। ऑप्शन ए 6 एटॉमिक नंबर वाले का एटम से स्टेबल होगा, 8 वाले का, 10 वाले का या 12 वाले का। ऑप्शन सी जो 10 है इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी ऑप्शंस का खुद ही पता लग जाएगा। ऑप्शन ये एटॉमिक नंबर 10 वाला जो ऑप्शन सी है इसको मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ड्रॉ करने के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6, तो ये 6 + 2 + 2 10 इलेक्ट्रॉन से जो है ये वैलेंस शेल इसका कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन से। कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन थे। 1 के s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 में 2 जगह होती हैं, तो 2s2 एंड 2p6 8 इलेक्ट्रॉन। सो इट्स वैलेंस शेल इज़ कंप्लीट। तो एटॉमिक नंबर 10 वाला जो एटम होगा उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, यही मोस्ट स्टेबल है। और ये नियॉन का एटॉमिक नंबर है। रियलिस्टिकली अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, और जो नोबल गैसेज हैं वो ऑलरेडी स्टेबल, नॉन रिएक्टिव और सेल्फ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं। तो यही वजह है कि ये नॉन रिएक्टिव हैं। MCQ नंबर 4 कहता है कि ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट स्टैंड्स फॉर 8 एंड डुप्लेट स्टैंड्स फॉर 2। MCQ नंबर 5 कहता है, पूछता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन। जब ट्रांसफ़र होगी म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो रिजल्टिंग बॉन्ड
आयनिक इन नेचर होगा क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा, और जिसने वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात यहाँ नहीं करनी, गो कि ये करीब और मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो प्योर लव ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से अपनी तरफ खींच लेते हैं, ले लेते हैं, अपने शेल का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे कि सोडियम की मिसाल पहले भी देखी थी, आप ग्रुप 1 और 2 के किसी भी एलिमेंट को यानी लाइट मेटल को ले सकते हैं। अब ये अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देती है, और ये एक इलेक्ट्रॉन कोई भी हैलोजेंस जो है वो मिसाल के तौर पर आयोडीन के वैलेंस शेल में ऐड करवाया जा सकता है। आयोडीन ऑलरेडी -1 के साथ होगी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नंबर एक इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा होगी अपने प्रोटॉन से। तो जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है, एटम की जो स्टेबिलिटी है, वो जब तक प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में बराबर नहीं होते, स्टेबल नहीं है। एक ये भी स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो हैलोजेंस हैं, जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके चेक करें किसी भी हैलोजन को, तो वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जो कि उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। तो फिर क्या करेगी वो अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है विड्रॉ इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से भी करना एक सूरत है, लेकिन अगर ये विड्रॉ कर दें तो फिर क्या होगा कि इनके वैलेंस शेल में 7 की बजाय 6 हो जाएंगे, और 6 जो है वो स्टेबिलिटी इनकी तरफ नहीं है। स्टेबल तब होगा जब वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन से फिल होगा, 2s में भी 2 हो जाएंगे और 2p में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि आयोडीन जो है, इसीलिए ये हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू के साथ हैं, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये जो आयोडीन से इनको मिला इलेक्ट्रॉन, ये फ़ौरन इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये अब लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा इक्वेशन के, और आयोडीन जो है वो स्टेबल एटॉमिक फॉर्म में आ गई है। आयंस आर नॉट स्टेबल एंड दिस एटॉमिक आयोडीन इज़ नाउ स्टेबल विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो इस लेन देन के नतीजे में कंपाउंड भी बन गया NaI, सोडियम आयोडाइड। तो पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होनी ज़रूरी है एक एलिमेंट की जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना है। उसके मदार में वैलेंस शेल में एक जगह एक इलेक्ट्रॉन को कम से कम एक जगह ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि हर हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक जगह मौजूद है, और वो एक जगह ये फिल करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो वो रिलीज़ कर दे तो उसको एक्सेप्ट करके फ़ौरन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, केमिकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनता है, आयनिक इन नेचर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके वैलेंस शेल का हिस्सा बना है, और सोडियम का भी वैलेंस शेल साथ ही कंप्लीट हो गया है बाय द रिलीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये MCQ नंबर 6 था। MCQ नंबर 5 था। 6 की तरफ चलते हैं। कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट या एटम कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव विच सॉर्ट ऑफ अ बॉन्ड इज फॉर्म। सो अभी इसकी एग्जांपल देखिए, आयनिक बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो करैक्टर है ये रिलेटिवली मिलते जुलते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स हैं वो बाज़ दफ़ा इंटरचेंजेबली भी यूज़ हो जाती हैं। मैंने सिर्फ आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए पिछले MCQ में नहीं की, लेकिन अगला MCQ उसने खुद ही ये पूछ लिया है। तो ये बेसिकली जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, तो अगर मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं यानी कैटायंस फॉर्म करती हैं पॉजिटिव आयंस, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो नेगेटिव आयंस जिनको एनायंस कहते हैं फॉर्म करती हैं। तो पॉइंट ये है कि नेगेटिव आयंस फॉर्म करने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होंगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी उनकी रिलेटिवली बाकियों से ज़्यादा होगी। और हैलोजेंस जो हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी इनकी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 7, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? 13 से लेके 17 तक के। ये जब आपस में मिलेंगे तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, क्योंकि ना ही कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब बोरॉन कोई कंपाउंड बनाएगा, मिसाल के तौर पर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3,
तो यहाँ पे हर बोरॉन ने फ्लोरीन के 3 एटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को शो करता है। किसी भी एक एटम के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से और दूसरे के को क्रॉस से शो करेंगे और बॉन्डिंग शो कर देंगे। ये लाइन सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपने पेयर में दिखा दिए हैं तो यही बॉन्ड है। लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं अपनी समझ के लिए। बार बार इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनाना ज़रूरी नहीं होता जब ख़ास तौर पर बॉन्डिंग ना पढ़ी जा रही हो। तो ये जो BF3 है ये बोरॉन आप देखेंगे तो 13 की नॉन मेटल है, पहला मेंबर है, और जो फ्लोरीन है ये ग्रुप 17 का पहला मेंबर है। दोनों नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड्स या नॉन मेटल्स, बोरॉन जो है ये मेटलॉइड है बेसिकली, टिपिकली नॉन मेटल नहीं है, प्योर नॉन मेटल नहीं है, लेकिन बहरहाल मेटल नहीं है। तो 13 के 17 के एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स ही शुमार किया जाएगा। सो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स शैल बी कोवेलेंट इन नेचर। MCQ नंबर 8 है कि अ बॉन्ड पेयर यूजुअली हैज़, अ बॉन्ड पेयर हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर ये है बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग किस में होती है? आयनिक बॉन्ड्स में। ये डायरेक्शन है। जब यहाँ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो एक डायरेक्शन को फॉलो करते हैं कि किस तरह से एटम्स ने अरेंज होना है एक दूसरे के अगेंस्ट। और जो आयनिक बॉन्डिंग है उसमें एक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बन जाना है और दूसरे ने आयन गेन करके नेगेटिव आयन से न्यूट्रल हो जाना है। तो पॉइंट ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के नतीजे में। तो वहाँ पे डायरेक्शनल बॉन्डिंग नहीं होती। वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर डिक्टेट करता है कि किस तरह से जुड़ना है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इस केस में जब कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स में बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो साथ साथ ये भी डिक्टेट करती है कि एटम्स ने अलाइन कैसे होना है। तो अलाइन कैसे होते हैं? 2 फैक्टर्स हैं। रिपल्जन को ओवरकम करना होता है बेसिकली। रिपल्जन होती है सिमिलर चार्जेस की। तो एटम्स के न्यूक्लियस में, एटम्स के वैलेंस शेल में, एटम्स के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसी तरह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे यानी Z। और ये दोनों की रिपल्जन जो हुआ है उसको कंपनसेट करना है। इस तरह की सिमेट्री होनी चाहिए। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट चार्जेस की, ये भी एक इस लेवल पे होनी चाहिए जो कि मॉलिक्यूल को मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रखे। तो जो अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस है, रिपल्जन जो है वो सिमिलर चार्जेस की होगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन से प्रोटॉन की। तो रिपल्जन को भी ओवरकम करना है और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस जो है इसको भी कंपनसेट करना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो डिक्टेट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स में डायरेक्शनल बॉन्डिंग, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में डायरेक्शनल बॉन्डिंग। तो वो ये है रिपल्जन ऑफ सिमिलर चार्जेस एंड अट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट चार्जेस। तो इसके अगेंस्ट फिर जो हैं वो एटम्स जुड़ जाते हैं। जैसे कि ये बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की जो सिमेट्री है, इसको अगर नाम देना हो तो ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये इसी तरह से जुड़ते हैं। ये मोस्ट सूटेड है इनको, ताकि विद रेफरेंस टू अलाइनमेंट भी इनमें कोई इंस्टेबिलिटी का फैक्टर ना रहे और ये स्टेबल फॉर्म में सिमेट्री भी इनकी इस तरह की हो कि ये एग्जिस्ट करते रहें फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्शनल बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स में और नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड्स में। MCQ नंबर 10 कहता है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ आइस बीइंग क्रिस्टलाइन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइस क्रिस्टलाइन इन नेचर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइस जो है, ये बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आइस क्यों तैरती है पानी के ऊपर। तो इसका आंसर तो ये है कि एक ख़ास किस्म की ये इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसका नाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर के कॉन्टेक्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है।
और इनके अलावा वंडर वॉल फोर्सेस जो होती हैं वाटर के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स में वो होती ज़रूर हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फॉर अ मोमेंट एग्जिस्ट होते हैं डाइपोल्स और उनकी कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इग्नोरेबल हैं इन मोस्ट मॉलिक्यूल्स या इन मोस्ट केसेस। लेकिन वाटर के केस में कभी भी इग्नोरेबल नहीं होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोल्स क्रिएट होने के नतीजे में, जैसे ये HO और H, इस तरह की सिमेट्री है वाटर की। और ये जो O है ये फिर आगे जो है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको इस डॉट से ही शो किया जाता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डिक्टेट करती है बाकी वाटर के करैक्टरिस्टिक्स वो, और उनमें से एक करैक्टर जो है वो ये है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इसकी एक स्ट्रेंथ भी है, ये वंडर वॉल फोर्सेस की तरह इग्नोरेबल कभी भी नहीं है। ये वो फोर्स है, ये वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो डिक्टेट करती है वाटर की प्रॉपर्टीज़ को, जिनमें से एक ये है जिसका उसने अभी क्वेश्चन किया है। तो ये ख़ास किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना ज़रूरी है इसके लिए, और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्पेसिफिकली ऑक्सीजन वाटर के केस में होना ज़रूरी है। हर वाटर पे एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है इसके 2s ऑर्बिटल का, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये म्यूचुअली शेयर्ड हैं, ये भी याद रखिएगा। तो बेसिकली वाटर के दरमियान जब बॉन्ड की बात होगी तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि टेम्पररी डाइपोल्स इंड्यूस होंगे वाटर पे। हर वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन अपनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की वजह से और लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से अपने पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और उसके अगेंस्ट जो दोनों हाइड्रोजन हैं उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यही हर वाटर के मॉलिक्यूल का केस होगा। तो अब आप देखिएगा कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और इस वजह से जो आइस है उसकी डेंसिटी सॉलिड होने की वजह से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी डेंसिटी लिक्विड यानी वाटर से कम है। सो डेंसिटी जो है मास और वॉल्यूम की जो रेशियो है वाटर के केस में सिर्फ आइस की कम है, इसलिए वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, और उसकी वजह सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है वाटर का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से सारी की सारी मेरीन लाइफ जो है वो सर्दी शदीद में भी ज़िंदा रहती है। क्योंकि जब लेक या रिवर्स की ऊपर वाली तह जमती चली जाए तो वो ऊपर से बर्फ़ जमनी शुरू होगी, और वो क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है तो वो कभी भी पानी का हिस्सा नीचे वाली का नहीं बनेगी, वो ऊपर ही एक तह बनाती जाएगी। और वक्त के साथ साथ वो तह जो है वो एक इंसुलेशन शीट का काम करेगी। वो जो नीचे पानी की लेयर है उसमें मेरीन लाइफ एग्जिस्ट भी करती रहेगी और वो वाटर भी वार्म रहेगा। तो ये आइस के स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, वाटर के स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 11 MCQ कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर जो है वो सी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। MCQ नंबर 12 कहता है कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज द मॉलिक्यूल ऑफ C2H2 हैव। तो C2H2 को पहले तो स्टडी करना पड़ेगा कि C2H2 क्या मॉलिक्यूल बनता है, इसकी थोड़ी सी, क्योंकि ये बेसिकली चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है और स्ट्रक्चर की इतनी बात चैप्टर में बुक के में नहीं की गई। तो स्ट्रक्चर जो है इसको भी साथ साथ थोड़ा सा देखना है। मैंने BF3 का ट्राइगोनल, प्लेनर और वाटर की बेंट सिमेट्री का नाम लिया है। अब यहाँ MCQ नंबर 12 में कह रहा है कि C2H2 के मॉलिक्यूल्स में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। तो C2 हैं और H भी 2 हैं। तो ये देखें, अब C2 हैं और H2 हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड रहे कार्बन से कार्बन के दरमियान, तो सब कार्बन की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको देखना पड़ेगा। कार्बन का हमने पहले आपके सामने पीरियोडिक टेबल होना चाहिए हमेशा केमिस्ट्री पढ़ते हुए। उस वक्त के बाद ग्रुप 14 में जाएं, देखें कहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल में है। ग्रुप 14 में है, नॉन मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो पहले कार्बन को स्टडी कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी या टोटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये 1s2 2s2 2p2। अब बेसिकली 2p के 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होने चाहिए,
क्योंकि जो ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर स्पीशी के ऊपर होते हैं सब में, लेकिन कार्बन एक ऐसी एक्सेप्शन है, कार्बन एक ऐसी एक्सेप्शन है कि ये अपने वैलेंस शेल के 2s के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको भी हर बॉन्डिंग में यूज़ कर लेता है, यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है एक मॉलिक्यूल में एट मैक्सिमम। तो वो जिस वजह से बना पाता है इस तरह तो नहीं बना पाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर इस कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाए तो फिर 2p के 2 इलेक्ट्रॉन जिसने यहाँ यूज़ करने हैं वो इसने कर लिए हैं। एक इसने हाइड्रोजन से बनाया, एक इसने दूसरे कार्बन से बनाया। इसी तरह इस कार्बन ने एक इस कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म किया, लेकिन और लोन इलेक्ट्रॉन पेयर एक एक आ जाएगा इनके ऊपर। तो टिपिकली ये स्ट्रक्चर होना चाहिए विद रेफरेंस टू नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, बट कार्बन इज़ एन एक्सेप्शन। सिर्फ कार्बन ही नहीं है लेकिन कुछ और बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने वैलेंस शेल के s इलेक्ट्रॉन्स को भी यूटिलाइज करके 4 ज़्यादा बॉन्ड्स बना लेते हैं, इनको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम हाइब्रिडाइजेशन है और वो कार्बन के रेफरेंस से ख़ास तौर पर स्टडी की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिक करैक्टर ही समझ लें क्योंकि कार्बन के रेफरेंस में बहुत स्ट्रिक्टली ये रोल प्ले करता है। कार्बन के वर्सटाइल कंपाउंड्स की तादाद, 2 प्रॉपर्टीज़ कार्बन की यूनिक हैं, एक कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज अपने साथ जुड़ता जाना, और वो भी रिलेटेड है इस चीज़ से कि ये अपने वैलेंस शेल के 4 बॉन्ड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए यूज़ कर पाता है। इसी वजह से इसके कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में चली जाती है। वर्ड याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें ये जो 2s है और 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। s और p के आपस में इलेक्ट्रॉन्स घुल मिल गए और सारे के सारे अनपेयर्ड हो गए। जब अनपेयर हो गए तो फिर ये चारों बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। अब ये s के भी नहीं रहे, p के भी नहीं रहे, इनको s और p के इलेक्ट्रॉन्स कहना है, तो ये 4sp इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अनपेयर्ड होकर 4 इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर हो गए हैं तो फिर ये चारों बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि अनपेयर होना ना एटम के लिए वायबल नहीं है, उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये एटम की स्टेबिलिटी पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का होना है। तो यहाँ जो 4 अनपेयरिंग्स हुई हैं हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में, जो 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए sp यानी s कैरेक्टर भी और p भी, ये बेसिकली आपस में एक किस्म की इंटरमिक्सिंग है। फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, केमिकल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करें, इसको जहन में लाएं नक्शा। तो बेसिकली उसने एक ही एनर्जी लेवल पे आके 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल्स बनाए sp, और इन चारों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, यानी 2 इसके और 2 इसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं s के 2 और p के 2, इनको तोड़कर मिक्स कर इस तरह का एक सॉल्यूशन निकाला ताकि ये ज़्यादा वर्सटाइल हो जाए इन नेचर, एबंडेंस इन नेचर। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का लफ्ज़ है इसका मकसद यही है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए जो कि इंटरमीडिएट हैं प्रॉपर्टीज़ में s ऑर्बिटल के और p ऑर्बिटल के। तो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन को ना कंसीडर करें तो ये है स्ट्रक्चर जो होना चाहिए C2H2 का, लेकिन मैंने आपको बात बताई है कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का एक यूनिक करैक्टर है। और भी एलिमेंट्स हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, याद रखिएगा, लेकिन कार्बन क्योंकि इसकी एक पूरी अलग केमिस्ट्री है, इसके थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रेलिवेंट है, बल्कि बहुत रेलिवेंट है। इसलिए इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिक करैक्टर ही कंसिडर किया जाएगा। बाकी एक्सेप्शनल कॉन्टेक्स्ट में शो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ कार्बन आपको हर कंपाउंड में, अपने हर कंपाउंड में, मीथेन की मैंने आपको मिसाल दी थी, दोबारा देख लें, CH4 है। अब ये हर कार्बन एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है और जो केमिस्ट्री है, सिमेट्री है, वो टेट्राहेड्रल है। तो ये
चार जो बॉन्डिंग्स हैं ना वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकती हैं कि आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कॉन्टेक्स्ट में, एस और पी की इंटरमिक्सिंग, वरना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो एस का है वो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं होगा, सिर्फ पी वाले 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, क्योंकि पी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जी लेवल में हायर हैं, एस के इनर हैं, कम है एनर्जी में। तो ये जो एज ए जनरल रूल है वो ये है, लेकिन एज एन एक्सेप्शनल रूल अब इसकी 4 की जो वैलेंसी पूरी करनी है, अब ये जोड़ा इससे हटा दें, 4 इसने जब बॉन्ड्स बनाने हैं तो फिर क्या करेगा, अब कितने बनाए हैं इसने, हर कार्बन ने 1 और 2, 1 और 2, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अनपेयर्ड हैं, 2 इसने यूटिलाइज कर लिए, तो 2 इसके पास अभी बचे हुए हैं, तो उनके साथ ही क्या करेगा, H2 थे वो मैंने 7 लगा दिए हैं। अब वैलेंसी पूरी करनी है तो हाइड्रोजन के साथ ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं बनता हुआ नज़र आएगा कभी भी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसलिए वो कहाँ से लेके आएगी दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो होगा ये कि कार्बन फिर अपने साथ एक और बॉन्ड बना लेगा। तो अब देखें कि कार्बन की कितनी वैलेंसीज यूज़ हुई हैं, 2 बॉन्ड, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए, 2 ये और 1 ये, 3 वैलेंसीज, और इस कार्बन ने भी 3 वैलेंसीज यूज़ की हैं। अभी 1 वैलेंसी इसकी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये 1 बॉन्ड और बना लेगा सॉरी, ये है ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर वाइज जिसकी बात वो यहाँ पे करवा रहा है कि इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात समझ आ गई है तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये एक इथाइन का मॉलिक्यूल है, और स्ट्रेट लाइन में सारे जो एटम्स हैं वो जुड़े हुए हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 4 एंड 5 हैं, तो इसके 5 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इसके 5 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। उम्मीद है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस या बुनियाद समझ आ गई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर 5 है। MCQ नंबर 13 पे चलते हैं। वो कहता है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करता है। नाइट्रोजन के वैसे तो यहाँ भी देख लें, इसी मॉलिक्यूल में देख लें, किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इथाइन में ही देख लें तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कार्बन और कार्बन को सिर्फ स्टडी कर लें, हाइड्रोजन जो साथ लगी हैं इनको इग्नोर कर दें। हर कार्बन ने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दूसरे कार्बन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इन्वॉल्वमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई, 6 की। तो ये इसका आंसर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, 3 फ्रॉम ईच एटम। MCQ नंबर 14 कहता है कि विच पेयर है सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये 4 यहाँ पे इसने आपको पेयर्स दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है कि विच पेयर है सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन इसने किया है। एक पार्ट इसका मैं करूँगा, अगर वो इसका आंसर हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाकी पार्ट आपने खुद करके आंसर निकालने की कोशिश करनी है। कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी करनी है, ये मैंने बात बता दी है। तो जहाँ भी कार्बन आ जाएगा कंपाउंड में, वहाँ पे आपने कार्बन के 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं, और अमूमन कार्बन की जब बात होगी तो साथ दूसरा एटम हाइड्रोजन जो है वो ज़रूर होगा। अब ये इसमें पहली जो ऑप्शन है वो ऑक्सीजन और HCl की है। MCQ नंबर 14 है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये देखिएगा कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s का, डबल बॉन्ड है। HCl में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोल्स क्रिएट होंगे, तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाया जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड। इस केस में आप देखें तो नंबर ऑफ बॉन्ड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान 2 और हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल है, तो ये तो नहीं है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरी ऑप्शन उसने दी है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन दोबारा आ गई है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, लेकिन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन को वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ये देखिएगा नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन को पहले आप इसका ग्रुप नंबर देखें, नॉन मेटल है, 15 की एटॉमिक नंबर 7 है,
तो 1s2 2s2 2p3, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दरकार हैं इसको 6 करने के लिए, जमा 3, यानी हर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होगा और इनका वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अपना ऑक्टेट भी ये इसी बहाने कंप्लीट कर पाएंगी। इसी तरह से अब ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तीसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑक्सीजन है और C2H4 है, तो ऑक्सीजन और C2H4 है, ऑक्सीजन एंड C2H4, ऑक्सीजन तो ये बार बार पूछ रहा है और ये C2H4 को इंटरेस्टिंग है, ये ड्रॉ करते हैं। पहले कार्बन और कार्बन का एक बॉन्ड दिखाएं, 2 हाइड्रोजन साथ जोड़ें, H4 हैं तो 2 हाइड्रोजन और लगा दें साथ हर कार्बन के, और अब कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी कर लें, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं तो 3 वैलेंसीज यूज़ की हैं, चौथी नहीं की। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखें तो चौथी वैलेंसी इसकी यूज़ करवाने के लिए, चौथी वैलेंसी यूज़ कराने के लिए कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड डबल करना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल का नाम इथीन है और ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी अगर स्पेसिफिकली केमिस्ट्री अरेंजमेंट देख लें ताकि ये ना हो कि आप कहीं और इसका स्ट्रक्चर देखें तो घबरा जाएं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये है एग्जैक्ट सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ओवरकमिंग रिपल्जन ऑफ सिमिलर चार्जेस एंड अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। तो नंबर ऑफ एटम्स भी इस लेवल पे आप ड्रॉ कर पाएँ तो वो भी काफ़ी है। तो ये थोड़ी सी इस तरह का पैटर्न है। इथीन का मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और कार्बन का भी डबल बॉन्ड है। यही ऑप्शन इसकी ठीक लग रही है, क्योंकि चौथा मॉलिक्यूल जिसने पूछा है C2H2 का, इसका हम MCQ 12 में ड्रॉ कर चुके हैं, तो वहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लग रही है, क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। वो यही सवाल कर रहा है कि विच पेयर है सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड। सॉरी, MCQ नंबर 15 पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। जो पोलर होंगे या आयनिक होंगे वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, जो पोलर बॉन्ड्स नहीं होंगे और आयनिक नहीं होंगे यानी प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे। अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के नतीजे में बनता है, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ग्रुप 1 का मेंबर, ब्रोमीन हैलोजन, ये भी आयनिक बॉन्ड है, ये भी पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि पोलर डिज़ोल्व पोलर, आयनिक डिज़ोल्व आयनिक, आयनिक और पोलर ये पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि पानी जो है वो पोलर इन नेचर है, कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन पोलर इन नेचर है। तो ये भी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखी भी है बात। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, लाइट मेटल है, और क्लोरीन 17 का मेंबर है, MgCl2 कंपाउंड का नाम है। सॉरी, ये भी पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके बाद सॉरी, सिर्फ ये जो ऑप्शन ए है बेंजीन C6H6, ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स है और ये आपके यहाँ, इसको अगर आप C6 की वजह से कंफ्यूज ना होइएगा, इसका और तरह का स्ट्रक्चर है, मैं खाली बना देता हूँ। ये इस तरह से एक रेगुलर हेक्सागोन में जुड़े होते हैं विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ये सारी C हैं, C और C। तो हर कार्बन के साथ जो है वो, अब वैलेंसीज देखते जाएं, बॉन्डिंग 3 बना रहा है तो हर एक के साथ एक H भी लगी होगी। तो ये बेसिकली बेंजीन है, लेकिन बेंजीन की अभी हमने डिटेल स्टडी नहीं करनी, क्योंकि बेंजीन जो है ये अभी हमारे उस तरह से कोर्स का बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बताना मकसूद है कि ये एक, हर कार्बन ने जो है वो देखिएगा कि कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, हर कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ, यहाँ 2 3 और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो इसी तरह से इसकी वैलेंस शेल वाली 4 के हिसाब से पूरी हैं। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बेंजीन का क्वेश्चन भी आ जाता होता है थोड़े से हायर लेवल पे, लेकिन यहाँ भी अगर आप इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को देख लें, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, तो ये इनसॉल्युबल तो है ही है, और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसने, हर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अब देखिएगा MCQ नंबर 16 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा है।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो बॉन्ड बनाने के बाद भी अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं कर पाता, यानी उसके वैलेंस शेल में अभी भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी बेशी रह जाती है। ये ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे एटम को मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहेंगे, क्योंकि वो अपनी कोशिश के बावजूद भी अपना वैलेंस शेल जो उसका मकसद था बॉन्ड बनाने के बाद भी, मॉलिक्यूल फॉर्म करने के बाद भी नहीं कर पाया। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हम ड्रॉ कर चुके हैं, अमोनिया का ड्रॉ कर लेते हैं। अमोनिया N है, ये H है, ये H है और ये H है, क्योंकि NH3 है। ये ट्राइगोनल प्लेनर ये ज्योमेट्री है। नाइट्रोजन जो है अभी हमने देखा है एटॉमिक नंबर 7 होता है, ग्रुप 15 का मेंबर है। 1s2 2s2 2p3, तो ये 7 हो गए। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इसको चाहिए हैं। हर हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगी और इसके नतीजे में इसका वैलेंस शेल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाएगा। और एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसका 2s का है वैलेंस शेल का, वो यहाँ मैंने दिखा दिया। वो जो है वो सिस्टम का हिस्सा रहता है मॉलिक्यूल में। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर बचे हों तो पेयर में, तो ये देखिएगा, तो ये नाइट्रोजन का 2s के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है। लोन का मतलब है कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, वैलेंस शेल के हैं लेकिन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लोन है, ये बचे हुए हैं इसके पास। और ये इसने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसीज भी फिल हो गई और नाइट्रोजन भी जो है वो स्टेबल होगी। अब जो यहाँ पे देखें, ये अभी भी इसके पास वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी नहीं है नाइट्रोजन इस मॉलिक्यूल में, और हाइड्रोजन भी नहीं है क्योंकि उनके भी वैलेंस शेल 1s2 हो चुके हैं तीनों के। तो दूसरे केस में देखें तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की बात कर रहा है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता मॉलिक्यूल है भी बोरॉन इसके हमसाए में। नॉन मेटल्स हैं तो इनके बॉन्ड की नेचर भी कोवलेंट होगी, जैसे अमोनिया के बॉन्ड की नेचर कोवलेंट है, तो बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के एटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। बोरॉन ग्रुप 13 का मेंबर है, 5 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें 1s2 2s2 2p1, तो ये 5 हो गए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 5 अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ ये 3 बोरॉन फ्लोरीन्स के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 सिंगल बॉन्ड्स तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी बनती है, 3 2 4 एंड 6। तो बेसिकली इसने अभी अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके मदार में और ऐड हुए, तो कितने हो गए? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डेफिशिएंट है स्पीशी, यानी कि 3 बॉन्ड्स फॉर्म करने के बावजूद भी, 3 बॉन्ड्स फॉर्म करने के बावजूद भी ये अपना वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट नहीं कर पाया, 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब इसको मज़ीद मदद चाहिए किसी ऐसे अमोनिया जैसे कंपाउंड की कि वो अपना लोन इलेक्ट्रॉन पेयर कम्प्लीटली इसको ट्रांसफ़र कर दे और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दे इसके साथ, तो ये फिर इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा सॉरी, और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड भी फॉर्म होगा जिसमें ये सारे एटम्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के नतीजे में जब ये नाइट्रोजन इसको कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे दे और दे देती है और ये कंपाउंड फॉर्म होता भी है, तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की साइंस भी समझ आ जाएगी। MCQ नंबर 17 पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाटर एंड HCl है, ऑप्शन डी। MCQ नंबर 18 कह रहा है कि वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? तो जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस हैं एज अ जनरल वीकेस्ट फोर्सेस हैं। जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो कभी भी, केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, मोमेंटरीली पास केसेस में एग्जिस्ट करती हैं, उन मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोल्स बन जाते हैं और फिर जो 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं आपस में तो उनके बीच में अपोजिट चार्जेस की एक माइनर सी कशिश होती है, बहुत वीक होती है। तो वीकेस्ट फोर्स जो है वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वाई डू एटम्स रिएक्ट? दे रिएक्ट टू सेटिस्फाई देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद डुप्लेट एंड ऑक्टेट एंड टू अटेन स्टेबिलिटी।
Resultingly, they attain stability. When their electronic configuration gets filled by 2 or 8 electrons, they become stable automatically. Short question number 2 says, why is the bond between an electropositive and electronegative ionic? तो इसके जवाब की अब ज़रूरत नहीं है, ये आप जानते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड्स. आयनिक कंपाउंड सॉलिड इसलिए होंगे या होते हैं क्योंकि इनमें दो किस्म की फोर्सेस हैं. एक इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफ़र है वो भी फोर्स है जिसने यूनाइट किया हुआ है, और दूसरा अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन, क्योंकि आयंस बन जाते हैं रिजल्टेंटली एक पॉजिटिव और नेगेटिव. आयंस की अपनी अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. अपोजिट चार्जेस उनको स्ट्रांगली मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को विद इन द मॉलिक्यूल जैम पैक्ड रखते हैं, हिलने नहीं देते. एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सिमेट्री फॉर्म करते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स हैं. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 says more electronegative elements can form bonds between themselves. Why? More electronegative elements, हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं फ्रॉम 13 to 17, और ये करेक्टर लेफ़्ट टू राइट यानी 13 से ऑनवर्ड 17 तक बढ़ता जाता है. 1 से 12 तक मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड स्टार्ट ही 13 से होता है, थोड़ा सा करेक्टर आ जाता है 13 के एलिमेंट्स में, लेकिन 17 में हेलोजेंस में जाके ये एट मैक्सिमम हो जाता है. और वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं भाई, उनके वैलेंस शेल में जगह होती हैं बाकी बची हुई, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि हैलोजेंस के केस में हमने देखा भी. इसलिए ये रेडिली बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेकर. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देमसेल्व्स. आपस में क्यों फॉर्म करते हैं? ताकि दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाती हैं उनकी वैलेंसीज भी, और जो कमी बेशी है वो पूरी हो जाती है, और एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं या मॉलिक्यूल. 5 नंबर MCQ शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं ओवर पॉजिटिव चार्जेस. जो इलेक्ट्रॉन पूल की मैंने एक टर्म यूज़ की थी जब इसकी बात की थी, उसमें ये बताया था कि एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो स्प्रेड होता है ओवर पॉजिटिव चार्जेस. तो जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इसलिए बनता है क्योंकि मेटल्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड न्यूक्लियस की कम होती जाती है जो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले मदार में होते हैं, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग और की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है, और इसलिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, ग्रिप भी कम होती है, और मेटालिक करैक्टर की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होते हैं, यानी कि कैटायंस फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं. तो दोनों फैक्टर जब साथ चलते हैं एक दूसरे के, तो फिर एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता जाता है सिस्टम में एटम्स के, एक ही मेटल के एटम्स के दरमियान. तो फिर इसलिए मेटल स्ट्रांग होती हैं, हार्ड होती हैं, ब्रिटल होती हैं, मेटालिक लस्टर होता है यानी उनके ऊपर शाइन होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की लेयर्स की शाइन है. और बिजली भी इसलिए करंट इनमें से गुजर जाता है क्योंकि करंट भी मिक्सचर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का. तो जो एक स्पेशल अरेंजमेंट है मेटल में एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की और उनके रिस्पेक्टिव पॉजिटिव आयंस की यानी कैटायंस की, तो उसमें एक स्पेसेस होती हैं क्योंकि ये लेयर की फॉर्म में अरेंजमेंट है, तो बीच में जो स्पेसेस हैं उनमें से करंट जो है वो बड़े प्यार से स्मूथली गुजर जाता है, और अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन भी बीच में शामिल है. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट में पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, और जो पॉजिटिव कैटायंस हैं यानी कैटायंस मौजूद हैं मेटल में वो नेगेटिव चार्ज को. तो इस तरह से एक डबल जो है वो ब्लो है एक किस्म का, इस सेंस में कि स्पेस भी अवेलेबल है, अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन भी अवेलेबल है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर खींचते हैं, करंट पास होता है, हीट भी और करंट भी. इसीलिए मेटल जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसलिए कि इनमें जो अरेंजमेंट है वो स्पेस प्रोवाइड करती है बिजली को अपने में से गुजरने के लिए. और क्योंकि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिस तरह मैग्नेट में पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे एक मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ है, तो इस नॉर्थ जो है ये एक चार्ज
पे मुश्तमिल होता है, भरा हुआ होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और दूसरा उसके अगेंस्ट दूसरे चार्ज से फुल होता है। तो मेटल्स को आप इस मैग्नेट के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं कि इस तरह से है प्लेट्स, इस तरह से मेटल में जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव चार्जेस ऐसे, फिर उसके बीच में बेरिलियम मिसाल के तौर पर +2 के साथ बेरिलियम का +2, फिर नीचे इलेक्ट्रॉन्स की एक तह, उसके नीचे फिर उसी एटम का के केटाइंस, क्योंकि ये केटाइंस बनते जाएंगे साथ साथ, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने के साथ साथ केटाइन भी बनते जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है बीच में से करंट को गुजरने के लिए जो हैं वो स्पेसिस अवेलेबल हैं, इसलिए बिजली बहुत स्मूथली मेटल्स के बीच में से गुजर जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। हाँ, आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में क्यों करते हैं, और मेटल जो हैं वो सॉलिड स्टेट में भी कर देती हैं, मेटल सॉलिड स्टेट में भी कर देती हैं, की वजह अभी हमने स्टडी कर ली है। स्पेशल अरेंजमेंट की बात है इलेक्ट्रॉन्स की विद रिस्पेक्ट टू केटाइंस, लेकिन यानी कि लेयर्ड फॉर्म में अरेंज है मेटल्स में, जबकि आयनिक कंपाउंड में किसी किस्म की लेयरिंग नहीं है, चार्ज डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और स्पेसिंग नहीं है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, स्पेसिंग नहीं है और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा नहीं है। वो एक जैम पैक्ड केमिस्ट्री में, सिमेट्री में जुड़े हुए होते हैं और उसमें कोई स्पेसिस इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो नो स्पेसिस आर देयर। गो के आयनिक कंपाउंड जो है उसमें प्लस चार्ज भी है, नेगेटिव आयंस भी हैं, यानी कि केटाइंस भी हैं, एनाइंस भी हैं। और ये जितना ज़्यादा आप मैथ्स लेते जाएंगे उतने ही ज़्यादा सोडियम क्लोराइड का मिसाल के तौर पर उतने ही ज़्यादा केटाइंस और उतने ही ज़्यादा एनाइंस आप सोल्यूशन में गिरवा सकते हैं। मोल्टन सॉलिड स्टेट में नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ जितना जब ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड की बात करेंगे तो इस केस में स्पेसिस इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्पेसिस नहीं है इन केटाइंस और एनाइंस के दरमियान में, कोई चार्ज सेपरेशन इस तरह से नहीं है कि कोई लेयरिंग फॉर्म हो जाए। तो ये कंडेंस जैम पैक मॉलिक्यूल है, लेकिन जब आप इसको सोल्यूशन में तुड़वा दें सोडियम क्लोराइड को, Na और क्लोरीन्स ये एक दूसरे से दूर हट जाएं और एक सोल्यूशन यानी पानी में इस तरह से ये फैल जाएं, बिखर जाएं अपोजिट चार्जेस और केटाइंस और एनाइंस, फिर जो है वो स्पेसेस मिल जाती हैं और करंट पास हो सकता है मोल्टन स्टेट में, यानी इनको पिघलाने के बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स की आपस में वो शटर हो जाएगी, और जब सॉलिड हैं तो एक दूसरे के इतना करीब हैं कि इनको तोड़ना, इनमें स्पेसेस नहीं हैं और कि करंट जो है इनकी में से स्पेस बना के इनको तोड़ कर गुजर सके। तो ये है इसके पीछे साइंस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन नाइट्रोजन। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लोन इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या फ़र्क है। अमोनिया के केस में हम देख चुके हैं इसके ऊपर, जब ये नाइट्रोजन के ऊपर वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल के 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो उसको लोन इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो दूसरे से शेयर करने के नतीजे में बॉन्ड बना दे उसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो अमोनिया के केस में 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 1 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है। 9 जो है शॉर्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए नॉन मेटल्स होंगी, पहली कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आयंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, और तीसरी कंडीशन ये है कि उनके वैलेंस शेल में जो है वो दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कमी होगी, अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये म्यूचुअल नीड, म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, और नॉन मेटल्स होना कंडीशन है दूसरी। सॉरी। MCQ नंबर 10 सेज, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 सेज वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज़ डाइपोल्स। क्योंकि क्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद एक्सट्रीमली स्मॉल एटॉमिक साइज, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 11 शॉर्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। नाइट्रोजन के केस में, इथाइन के केस में हम देख चुके हैं। इन एग्जांपल से आप इस क्वेश्चन को वाज़े कर सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है ये इसमें पोल्स बन जाते हैं टेम्पररी डाइपोल्स, और नॉन पोलर में टेम्पररी डाइपोल्स नहीं बनते। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस इन्वॉल्व हो जब हाइड्रोजन्स के साथ, तो ज़रूर पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और जब प्योर नॉन मेटल्स में बने, जैसे कि ये अमोनिया है, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, ये जो है इसमें पोल्स नहीं बनेंगे। तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जो आपस में बने हुए हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इसी तरह से जो कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जैसे मीथेन के साथ है, तो ये भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और जो सेल्फ सिमिलर एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी हमेशा नॉन पोलर रहेंगे क्योंकि ये सिमिलर एटम्स हैं। गो कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन दोनों ऑक्सीजन्स हैं, तो फिर जो है ये नॉन पोलर ही रहेगा, पोल्स नहीं बन सकते। एक का इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना और स्मॉल साइज़ होना भी ज़रूरी है। स्मॉल साइज़ जो है वो हाइड्रोजन के एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हैलोजन, और उसकी मिसाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसके अलावा वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें भी पोल्स होंगे, पोलर कोवलेंट है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। सो वाई कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर, ये बात कर ली है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इस तरह से अभी है क्वेश्चन नंबर 14 भी है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। अभी हमने देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज़्यादा एक एटम होगा उतने ज़्यादा जो है वो पोल्स यानी डाइपोल्स क्रिएट होने के चांस होंगे। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये देख लिया है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। ये सॉलिड हैं, ये हार्ड हैं, ये सॉलिड्स हैं, ये हार्ड हैं, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हैं, और इनमें कैटाइंस और एनाइंस इन्वॉल्व हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। ये नॉन आयनिक हैं, इनमें कैटाइंस और एनाइंस इन्वॉल्व नहीं है, इनमें नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इनमें, और ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, और ये पानी में जो प्योर कोवलेंट कंपाउंड होगा वो वाटर में भी इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर इन नेचर है। तो ये एक्सरसाइज है, जिसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं नीचे, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं में ही उनके जवाब भी आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि उनको अलहदा डिस्कस करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।